जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10 ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका जो अंतिम नंबर चैप्टर हमारा अंग जिसका नाम है शक्ति या ऊर्जा संसाधन, इसका जो है पूरा चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। शक्ति अर्थात ऊर्जा विकास की कुंजी है। मानव सदियों से अपने विभिन्न क्रियाकलापों हेतु जो है शक्ति यानी जो देखेंगे एनर्जी के जैव एवं अजैव रूपों में प्रयोग करते आ रहे हैं। मानव ने प्रारंभिक चरणों से अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया, फिर पशुओं को जो है परिवहन के कार्य में प्रयुक्त किया। मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ने के साथ ही ऊर्जा या शक्ति के नए नए स्रोत की खोज हुई। मशीनों को चलने के लिए पवन चक्की का उपयोग किए जाने लगा। शक्ति के साधनों का वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुआ। कोयले का देखेंगे उपयोग, वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में हुआ। शीघ्र ही इसका प्रसार यूरोप के अन्य देशों में हो गया। समय बीतने के साथ देखेंगे ऊर्जा के नए स्रोत विकसित हुए। पेट्रोलियम ने कोयले का स्थान लिया। कालांतर ने परमाणु शक्ति का विकास किया। आज शक्ति अथवा देखेंगे ऊर्जा के स्रोत ही विकास एवं जो है औद्योगिकरण के आधार है। यही कारण है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और आणविक ऊर्जा स्रोत वाणिज्य देखेंगे तो ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। 18वीं सदी के बाद औद्योगिक जो क्रांति हुआ उसके बाद जो है इसका बहुत अधिक जो प्रसार होने लगा। कोयले उपयोग में देखेंगे इसका सबसे पहले इंग्लैंड में विकास हुआ था, साथ में इसका प्रसार देखेंगे पूरे यूरोप में हो गया। समय बीते बीते देखेंगे ऊर्जा के नए नए स्रोत विकसित हुए। पेट्रोलियम ने देखेंगे तो कोयला का स्थान ले लिया और साथ में कालांतर देखेंगे तो परमाणु शक्ति का इससे जो है विकास हुआ। आज देखेंगे शक्ति अथवा जो ऊर्जा स्रोत है ये इसका विकास देखेंगे औद्योगिकरण के आधार पर बहुत हुआ है। यही कारण है कि आज हमारा जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, चाहे जल विद्युत है, चाहे हमारा आणविक ऊर्जा है, सभी जो हमारा वाणिज्य ऊर्जा स्रोत कहलाता है। तो आप सभी यहाँ तक समझे। आगे हम सभी देखने वाले हैं शक्ति संसाधन के प्रकार। तो देखेंगे शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के विविध आधार हो सकते हैं। उपयोग के स्तर पर देखेंगे तो शक्ति दो प्रकार के। पहला हमारा सतत शक्ति हो जाएगा, दूसरा समापनीय शक्ति हो जाएगा। सौर किरणें, भूमिगत ऊष्मा, पवन प्रभावी जल आदि हमारा शक्ति जो है हमारा सतत शक्ति हो जाएगा। जबकि हमारा जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस एवं जो विखंडनीय तत्व जो देखेंगे तो समापनीय जो है शक्ति का उदाहरण हो जाएगा। तो आप सभी समझ चुके हैं शक्ति का जो हमारा संसाधन है इसका जो है कई प्रकार में वर्गीकरण किया गया है यानी क्लासिफिकेशन किया गया है। देखेंगे मुख्य ऊर्जा स्रोत के आधार पर देखेंगे यानी उपयोग के स्तर के आधार पर देखेंगे इसके दो प्रकार है। पहला हमारा सतत हो जाएंगे, दूसरा समापनीय शक्ति हो जाएगा। और सतत में हमारा क्या क्या चीज़ आता है तो सौर किरणें हो जाता है, भूमिगत ऊष्मा, पवन, जब प्रभावित जल आदि हमारा हो जाता है। जबकि देखेंगे हमारा समापनीय शक्ति में देखेंगे तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विखंडनीय ये सभी हमारा देखेंगे तो इसके अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा के दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला हमारा जो है प्राथमिक ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी खनिज आदि, तथा दूसरा देखेंगे गौण ऊर्जा जैसे विद्युत, क्योंकि यह जो है प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। तो पहला हमारा देख सकते हैं उपयोग के स्तर पर ये दो प्रकार के था, फिर उपयोगिता के आधार पर भी ये जो है दो प्रकार के हैं। आगे हम सभी देखेंगे स्रोत की स्थिति के आधार पर शक्ति संसाधन के दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला हमारा क्षयशील शक्ति संसाधन जैसे देखेंगे कौन कौन हमारा हो जाएगा तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक जो खनिज है आदि, ये सभी हमारा जो है क्षयशील शक्ति संसाधन हो जाएगा। तथा हमारा दूसरा जो है यहाँ पर हो जाएगा अक्षयशील शक्ति संसाधन जैसे प्रवाही जल हो गया, पवन लहरें और सौर शक्ति आदि देखेंगे तो ये सभी जो है अक्षयशील जो है हमारा क्या हो जाएगा शक्ति संसाधन हो जाएगा। आगे देखेंगे संरचनात्मक गुणों के आधार पर जो है ऊर्जा के फिर दो प्रकार है, जैविक ऊर्जा स्रोत तथा हमारा अजैविक ऊर्जा स्रोत। मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक तथा जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति तथा ईंधन जो हमारा शक्ति, खनिज ऊर्जा आदि हमारा अजैविक शक्ति स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि हमारा शक्ति स्रोत के अंतर्गत मानव के आधार पर पारंपरिक तथा हमारा गैर पारंपरिक जो देखेंगे शक्ति संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पारंपरिक तथा सूर्य, पवन, ज्वाला पवन
और देखेंगे परमाणु ऊर्जा तथा गर्म झरने आदि देखेंगे गैर पारंपरिक जो है संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे। तो आप सभी यहाँ पर समझ चुके हैं। संरचना के आधार पर इसके दो है, जैविक और अजैविक। फिर समय के आधार पर भी दो है, पारंपरिक और जो हमारा क्या हो जाएगा, पहला पारंपरिक तथा दूसरा हमारा गैर पारंपरिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी यहाँ तक समझे। आगे यहाँ पर देखेंगे आधुनिक काल में शक्ति के मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रभावित जल एवं जो है आणविक खनिज के अध्ययन के साथ साथ सौर शक्ति, पवन शक्ति, ज्वारीय शक्ति, भूतापीय शक्ति तथा जैव शक्ति का भी अध्ययन किया और अध्ययन जो है आवश्यक हो गया है। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं हमारा किस तरह देखेंगे। तो अभी समय में जो है शक्ति के मुख्य स्रोत हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल एवं आणविक खनिज के अध्ययन के साथ साथ हमारा हो जाएगा इसके साथ सौर शक्ति, पवन शक्ति, ज्वारीय शक्ति, भूतापीय शक्ति, जैव शक्ति, इन सभी का जो है अध्ययन आवश्यक हो गया है। आगे हम सभी देखने वाले हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यानी शक्ति को देखेंगे। तो हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन को जीवाश्म ईंधन के नाम से जाने जाते हैं। ये पारंपरिक देखेंगे शक्ति संसाधन है तथा ये जो है सामयिक संसाधन है। तो यहाँ पर आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा पारंपरिक जो संसाधन है कैसा संसाधन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है ये जो हमारा सामान्य संसाधन हो जाएगा। इसके अंतर्गत देखेंगे पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत तो हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी देखेंगे खनिज ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ये सभी जो इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ तक हम सभी समझ चुके हैं। आगे हम सभी देखने वाले हैं कोयला से यानी कोल से देखने वाले हैं। तो कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। 1 जनवरी 2008 तथा भारत में 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाला कोयला कुल देखेंगे अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन आका है। और वहीं 2007-8 में कोयला का कुल भंडारण देखेंगे 456.373 मिलियन टन था। भूभार्गीय दृष्टि से भारत को समाप्त कोयला भंडारण के दो मुख्य वर्गों में बांटा गया, जिसमें पहला हमारा देखिएगा गोंडवाना समूह के कोयले हो जाएंगे। तो इस समूह में भारत के 96 कोयले का भंडारण है यानी 96% कोयले का भंडारण है तथा कुल उत्पादन का देखेंगे तो 99% भाग जो है प्राप्त होता है। यहाँ के कोयले का निर्माण लगभग जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। गोंडवाना समूह देखेंगे कोयले का क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटी में पाया जाता है। पहला हमारा दामोदर नदी घाटी, दूसरा हमारा सोन नदी घाटी, तीसरा महानदी घाटी और चौथा देखेंगे बारगो गोदावरी देखेंगे नदी घाटी। तो आप सभी देख लीजिए गोंडवाना समूह में देखेंगे तो अकेला 96 है, लगभग जो है 20 देखेंगे करोड़ वर्ष पहले जो इसका निर्माण हो गया। देखेंगे इसके जो है 4 मुख्य क्षेत्र है, 4 नदी घाटी के अंतर्गत पाया जाता है, दामोदर, सोन महानदी और वर्गा गोदावरी महानदी। तो आप सभी जरूर इसको ध्यान रखिए। दूसरा जो हमारा है टर्सियारी जो समूह है, गोंडवाना समूह के बाद जो है टर्सियारी समूह के कोयले का निर्माण हुआ है। यह 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। टर्सियारी कोयले मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जो है नागालैंड में पाया जाता है। तो आप सभी दूसरा को भी समझ चुके हैं। आगे हम सभी देखने वाले हैं कोयले का जो है वर्गीकरण। तो देखेंगे हम इसमें कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला का 4 वर्गों में रखा गया। तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा कार्बन की मात्रा जिस प्रकार उपस्थित है इसको कितने वर्गों में रखा गया है कोयला को, तो ध्यान रखना है आप सभी को 4, जिसमें पहला देख लीजिए हमारा एंथ्रासाइट है, दूसरा हमारा बिटुमिनस है, तीसरा हमारा लिग्नाइट है, चौथा पीट है। तो इन सभी को अच्छे से समझते हैं एक एक करके। तो देखेंगे एंथ्रासाइट जो है यह सोडियम कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से अधिक होती है। जलने पर यह धुआं नहीं देता है, देर तक अत्यधिक ऊष्मा देता है। इसे जो है कोकिंग कोयला भी कहा जाता है तथा धातु गलाने में काम आता है। तो आप सभी इतना जरूर ध्यान रखिए एंथ्रासाइट कोयला क्या होता है, तो यह जो है सबसे उच्चतम कोटि के कोयला होता है। इसमें पूछा जाएगा एंथ्रासाइड में कितना प्रतिशत में जो है कार्बन उपस्थित है, तो 90% जो है यहाँ पर कार्बन उपस्थित होता है। इसको जलाते हैं तो इसमें धुआं नहीं आता और यह अत्यधिक जो है ऊष्मा देता है यानी देर तक जो है ये जलते रहता है। इसको जो है एंथ्रासाइट को जो है एक और नाम से जाना जाता है, कोकिंग कोयला के भी नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य काम ये जो धातु सब होता है इसको गलाने में आता है काम। दूसरा देखेंगे बिटुमिनस, तो देखेंगे 70 से 90% कार्बन की मात्रा धारण किए रहता है तथा इससे परिष्कृत को कोकिंग कोयला बनाया जाता है। भारत अधिकतर कोयले का श्रेणी है यही का। तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा बिटुमिनस में क्या होता है 70 से लेकर 90% जो है इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित रहता है। इसे जो है परिष्कृत कर जो हमारा कोकिंग कोयला बनाया जाता है जो कि एंथ्रासाइट में ही है तथा यह भारत में देखेंगे तो अधिक मात्रा में जो ये हमारा कोयला पाया जाता है, अधिकतर श्रेणी है।
तीसरा देखेंगे हम सभी लिग्नाइट क्या होता है, तो यह न्यूनतम कोटि का कोयला माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होती है। यह कम ऊष्मा तथा अधिक धुआं देता है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो आप सभी जरूर लिग्नाइट के बारे में याद रखिएगा। इसमें देखा जाता है तो निम्न कोटि का कोयला हो जाएगा लिग्नाइट, और साथ में इसमें कार्बन की मात्रा पूछा जाएगा कितना है, तो 30 से 70% के बीच है। इसमें कम ऊष्मा भी देता है और साथ में जब खाना बनता है इससे धुआं ज़्यादा आता है, और साथ में लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला के भी नाम से जानते हैं। तो जरूर आप सभी को याद रखना। और अंतिम देखिए हमारा पीट, इसमें कार्बन की मात्रा जो है 30% से कम पाया जाता है। यह पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, पीत जो है सबसे जो है लो किस्म की कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा जो मात्र 30% उपस्थित रहता है। और यह कहाँ पर पाया जाता है, तो पूर्व के जो भी दलदली भाग है यहाँ पर जो है ये कोयला पीट पाया जाता है। तो जरूर इतना ध्यान रखिए। आगे हम सभी देखने वाले हैं गोंडवाना समूह के जो कोयले का क्षेत्र देखेंगे। तो पहला हम झारखंड को देखेंगे। तो कोयले के भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का पहला स्थान है। यहाँ देश का देखेंगे 30% से अधिक जो है कोयला जो है सुरक्षित भंडार है तथा उत्पादन 23% से अधिक है। झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ इस राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयले क्षेत्र का कुछ भाग इसी राज्य में पड़ता है। तो आप सभी यहाँ तक जरूर ध्यान रखिए। झारखंड में जो है कितना प्रतिशत है, तो 30% है। और पूरे भारत में देखेंगे तो पहला स्थान है कोयला उत्पादन में, और साथ में जो है 23% से अधिक जो है कोयला का क्या करता है, तो भंडारण करके रखता है। किस किस जगह में, तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुर, रामगढ़ ये सभी जो है यहाँ पर प्रमुख जो उत्पादक है झारखंड में कोयले का। साथ में जो पश्चिम बंगाल है इसमें जो एक जगह है रानीगंज, यहाँ पर कुछ भाग जो है देखने को मिलता है। आगे देखिए धातु उद्योग में उपयोग किए जाने वाला कोयला इन्हीं दामोदर घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। लौह इस्पात कारखाने का अधिकतर जो है कोकिंग कोल भी इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इन कोयला क्षेत्र का महत्व अब घटते जा रहा है। 1970 में इस क्षेत्र का देश से लगभग जो है 47% कोयले का उत्पादन हुआ, जबकि 2004-05 में घटकर जो मात्र 23% हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे हम दिन प्रतिदिन जो यह घटते जा रहा। 1970 में कितना था, 47, बाकी 2004-05 में घटकर जो है 23 पर आ गया। आगे देखेंगे हमारा दूसरा राज्य में देखेंगे कोयला छत्तीसगढ़ में। तो सुरक्षित भंडारण की दृष्टि से इस राज्य का स्थान तीसरा, किंतु उत्पादन यह भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ देश का जो है 15% सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन 16% है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के मुख्य कोयला क्षेत्र चिरमिरी, कुशरिया और देखेंगे विश्रमपुर, झिलमिली और सोनहाट, लखनपुर आदि देखेंगे। हास्ते, अंडा, कोरबा और जो है मंड, रायगढ़ दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में जो है देश का जो है 15% पाया जाता है, और उत्पादन में देखेंगे तो 16% जो है यहाँ पर प्रतिशत है। और किस किस जगह पर है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, तो हमारा इस सभी जगहों को जरूर ध्यान रखना है। चिरीमिरी हो जाएगा, कुशरिया हो जाएगा, विश्रामपुर हो जाएगा, झिलमिली हो जाएगा, सोनहाट हो जाएगा, लखनपुर आदि ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी जरूर छत्तीसगढ़ को इतना ध्यान रखना है। आगे देखने वाले हैं हमारा कोयले की दृष्टि से उड़ीसा का क्या महत्व है। तो उड़ीसा में देश का 1/4 कोयले का भंडारण है। उत्पादन की मात्रा 14.6% से भी होता है। तालचर में कोयले का विशाल भंडारण है, और यह देखेंगे उच्च कोटि के होने के कारण भाप एवं गैस बनने में काम आता है। तो उड़ीसा के बारे में समझ चुके हैं कितना है, तो 14.6% है। और यहाँ पर देखा जाए तो उच्चतम कोटि के कोयले जो है पाया जाता है, जिसके कारण भाप एवं गैस बनाने में जो इसका काम आता है। किस जगह में, उड़ीसा में, तो तलचर जो क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। अब आगे महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे। यहाँ भारत का मात्र जो है 3% कोयला सुरक्षित है, पर उत्पादन में देश का जो है 9% से अधिक है। इस राज्य में अधिकतर कोयला जो है चांदी, वर्धा, कंपाटी तथा जो बांद्रे से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर जरूर महाराष्ट्र के बारे में याद रखें। आगे मध्य प्रदेश को देखेंगे तो इस राज्य में देश का मात्र जो है 7% कोयले का भंडारण है, क्योंकि अधिकांश कोयले क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में चला गया। यहाँ अब प्रमुख कोयला उत्पादन सिंगरैली देखेंगे, सोहागपुर, झेल्ला तथा जो है उमरिया में होता है। दूसरा कोयला उत्पादक जो है सतपुरा क्षेत्र में देखेंगे फेच कान्हा जो है फतखेरा एवं जो है में पानी में है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इस सभी जगह में है कितना प्रतिशत, तो 7% है। आगे देखेंगे हम कोयले की दृष्टि से पश्चिम बंगाल क्या महत्व है। तो यह राज्य जो है सुरक्षित भंडार की दृष्टि से देश का चौथा एवं उत्पादन की 7वां स्थान रखता है। रानीगंज सबसे महत्वपूर्ण कोयले क्षेत्र है, जिसका कुछ भाग झारखंड में पड़ गया और कुछ
देखेंगे कोयला दार्जिलिंग में भी पैदा किया जाता है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल को समझ चुके हैं कितना है, तो देश में चौथा है वो उत्पादन की दृष्टि से सातवां, और पश्चिम बंगाल में एक जगह में सबसे अधिक कोयला मिलता है रानीगंज में। आप सभी को जरूर ध्यान रखना, जो कि झारखंड में आधा से ज़्यादा चल गया है, और दार्जिलिंग में भी देखेंगे तो इसका फायदा होने लगा है कोयला का। आगे देखने वाले टर्सियारी जो हमारा कोयला क्षेत्र है कौन कौन सा है, तो टर्सियारी युग में बना कोयला नया एवं घटिया किस्म का होता है। यह कोयला देखेंगे मेघालय में दारगिरी, देखेंगे चेरापूंजी, लेतरियुंगी और देखेंगे माओ लोंग तथा जो है लंगरीन क्षेत्र में निकलता है। ऊपरी असम में माकुम, जयपुर, नजारा आदि कोयले के क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और जो है नामरूप कोयले क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में कालाकोट का कोयला का निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये सभी देखेंगे अलग राज्य में जो है किस प्रकार के टर्सियारी जो युग हुआ था उसमें कोयला निकाला जाता है। बोला जाता है यह जो है घटिया किस्म का कोयला होता है इसमें। आगे हम सभी देखने वाले हैं लिग्नाइट कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है, तो यह जो है एक निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें नमी ज़्यादा है तथा कार्बन कम होता है तथा धुआं अधिक होता है। लिग्नाइट कोयले का भंडारण मुख्य रूप से तमिलनाडु के लिग्नाइट जो है बेसिन में पाया जाता है। यह देश का जो है 94% लिग्नाइट कोयले का सुरक्षित भंडार है। यहाँ देखेंगे नोवेली लिग्नाइट देखेंगे कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोयला खनन करती है। यह कोयला राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो आप सभी लिग्नाइट कोयला क्षेत्र को जान चुके हैं कितना प्रतिशत है देश में, तो 94 यानी 54% है कोयले क्षेत्र को यह सुरक्षित करती है। और कौन सी कंपनी करती है, तो नोवेली लिग्नाइट जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है कोयला का खनन करती है। किस किस राज्य में है, तो राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। आगे हम सभी देखने वाला, अब इससे आगे हमारा कोयला कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अब हम सभी पेट्रोलियम को समझते हैं। तो पेट्रोलियम शक्ति के समाप्त संसाधनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक उपयोगी है। संसाधन आधुनिक उपयोग में कोई भी राष्ट्र के बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता है। पेट्रोलियम शक्ति के जरूरत के साथ साथ अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। इससे विभिन्न प्रकार की वस्तु जैसे गैसोलीन, डीजल, केरोसिन तेल, स्नेह, कीटनाशक दवाएं देखेंगे, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक आदि बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं कोयला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा पेट्रोलियम है। आप सभी को पता है पेट्रोलियम जब निकलता है तो पेट्रोलियम अकेला निकलता है, उससे जो है छनन करके छान उन कर जो है अलग अलग चीज़ बनता है। जैसे हमारा देखेंगे ग्लोसिन निकलता है, डीजल, केरोसिन तेल, स्नेह, कीटनाशक दवाई और दवाई, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक जो है ये सभी जो है हमारा किससे पाया जाता है, तो पेट्रोलियम से ही निकलता है। अलकतरा भी इसी से निकलता है जिससे पीच बोलते हैं। तो ये सभी देखेंगे तो हमारा पेट्रोलियम से निकलता है। भारतीय भूगर्भ संरक्षण विभाग के अनुमान में अनुसार भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कुल भंडारण देखेंगे 17 अरब टन है। भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। भारत का प्रथम बार 1886 में ऊपरी असम घाटी में तेल कुएं खोदे गए। 1890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल मिला और 1959 में खंबात के तेल से खोजी गई। 1975 में मुंबई हाई तेल का जो है पता चला और इसके बाद भारत में पेट्रोलियम उत्पादन वृद्धि में होने लगी। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं कितने कितना है, तो मात्र जो है देखेंगे तो 1% जो हमारा विश्व में भारत का पेट्रोलियम उत्पादन करता है। प्रथम बार देखेंगे 1866 में असम के घाटी में खोदे गए थे, फिर 1890 में डिगबोई, फिर 1859 में देखेंगे खंबात के तेल, और फिर हमारा आगे जो है 1975 में मुंबई हाई जो कि हमारा इस जगह तेल निकलने लगा। साथ में इसके कारण धीरे धीरे और वृद्धि होने लगा। आगे हम सभी देखेंगे तेल के क्षेत्रों का वितरण। भारत मुख्यतः 5 तेल जो उत्पादक क्षेत्र है। पहला हमारा उत्तरी पूर्व प्रदेश, यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक देश क्षेत्र है, जहां 1866 के लिए तेल की खुदाई शुरू हुई। लगभग जो 1 शताब्दी तक जो है शताब्दी तक यह भारत का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि जो है विशाल तेल किसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादन देखेंगे डिगबोई, नरकटिया देखेंगे, मोरैन जो है दुर्धन सागर आदि है। अरुणाचल प्रदेश का निगरू और नागालैंड का देखेंगे तो वराहुला तेल जो है हमारा इसके लिए उल्लेखनीय है। तो पहला जो हमारा इसके 5 क्षेत्र है, पहला उत्तर पूर्वी प्रदेश समझ चुके हैं। दूसरा देखने वाला हमारा गुजरात क्षेत्र क्या है, तो इस देखेंगे क्षेत्र खंबात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में विस्तृत है। यहाँ पहली बार 1959 में तेल का पता चला था, 1958 में। इसके मुख्य उत्पादक देखेंगे अलंकेश्वर देखेंगे, कलोल और नावगांव, कोसाब और जो मेहसाना आदि जो हमारा गुजरात में है। यही मुंबई में देखेंगे
तो यह क्षेत्र मुंबई के तट के जो 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ और यह समुद्र के सागर सम्राट नामक देखेंगे मंच बनाया गया था। और यह जो है जलायन, पानी और भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। यह लगभग देखेंगे 80 करोड़ टन तेल के भंडारण का अनुमान है। यहाँ कच्चा तेल का पाइप पूरा स्थल पर पहुंचाकर परिष्कृत किया गया और इस क्षेत्र में 2004-05 में 22,424 टन तेल का उत्पादन हुआ, जो कि भारत का कुल उत्पादन का देखेंगे तो 63 यानी 66% है। और इस क्षेत्र में देखेंगे तेल क्षेत्र का पता जिसके भंडारण जो मुंबई हाईवे भी बड़ा हो गया। पूर्वी जो हमारा तट प्रदेश है यह कृष्ण, गोदावरी और कावेरी नदी के बेसिन तथा मुहाने के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। नारी देखेंगे नारीमनम और जो है कोफिलम कावेरी प्रदेश में मुख्य तेल क्षेत्र है। कुछ समय जो है पूर्व गोदावरी क्षेत्र में भी जो तेल की खोज हुई थी। और अंतिम देखेंगे हमारा जो है बारमेर बेसिन, तो इस बेसिन का जो है मंगला तेल क्षेत्र सितंबर 2009 में उत्पादन शुरू हो गया। यहाँ प्रतिदिन देखेंगे 56,000 बरेल तेल का उत्पादन हो रहा है और 2012 में यह क्षेत्र का देखेंगे तो 20% जो है पेट्रोलियम उत्पादन करेगा। तो यहाँ पर जो है बारमोर बेसिन को समझ चुके हैं। ये जो 5 बेसिन था तेल का सभी को देखे। आगे हम सभी देखने वाले हैं तेल जो है परिष्करण कैसे होता है। तो देखेंगे कुएं से निकाला गया कच्चा तेल अपरिष्कृत एवं अशुद्ध होता है। अंततः उपयोग एवं पूर्व उसे तेल सोधा कारखाने में परिष्कृत किया जाना आवश्यक होता है। उसके बाद ही जो है डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल देखेंगे स्नेहक पदार्थ तथा अन्य कई वस्तुएं प्राप्त होती है। 1901 में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था। 1954 में दूसरी परिष्करण मुंबई में स्थापित किया गया। इसके बाद तेल शोधन में भारत में जो है काफ़ी विकास किया गया और देश में देखेंगे आज तो 18 तेल शोधक परिकरण जो है कार्यशील है। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं किस प्रकार जो है तेल का जो है यहाँ पर परिष्करण किया गया। पहले निकाला जाता है कच्चा माल अपष्कृत होता है और अशुद्ध होता है। इसको जो अच्छे से साफ सुथरा करने के बाद यहाँ से डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन तेल ये सभी वस्तुएं निकाला जाता है। पहली बार 1901 में भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना खोला गया था। कहाँ पर? तो असम के डिगबोई में। साथ में दूसरा 1954 में खोला गया, मुंबई में स्थापित किया गया। तो यहाँ तक आप सभी समझ चुके हैं। और अभी देखा गया कितना देखेंगे परिष्करण केंद्र है भारत में, तो आज जो है लगभग 18 है हमारे भारत में। तो जरूर ध्यान रखिए। आगे हम सभी देखेंगे प्राकृतिक गैस को। तो प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में सबसे बड़ी जो है तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों व मशीन को चलाने में, विद्युत उत्पादन कारखाने, कारखाने तथा जो मोटर गाड़ियों को चलाने में किया जाता है। भारत का एक अनुमान प्राकृतिक गैस से संचित राशि 700 अरब घन मीटर है। वर्ष 1984-85 में कुल उत्पादन का जो 723 करोड़ घन मीटर था, 2004-05 में बढ़कर 3082 करोड़ जो देखेंगे हमारा घन मीटर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्राकृतिक गैस जो है किस किस चीज़ में यूज हो रहा है। अतः जो देखेंगे हम सभी फराया पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में ही प्राकृतिक गैस को भी मिलता है। 1984 में ही गैस प्राधिकरण की स्थापना देश के प्राकृतिक गैस के परिवहन, वितरण जो है विपणन हेतु किया गया। और 53-40 किलोमीटर देखेंगे गैस पाइपलाइन द्वारा जो है देश भर में फैले गए उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो ये हमारा जो है प्राकृतिक गैस इस तरह है। पहले हमारा 700 था, फिर जो हमारा 1984-85 में देखेंगे तो 723 हो गया, फिर 2004 में देखेंगे तो 3082 जो हमारा घन मीटर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार जो है प्राकृतिक गैस का विस्तार हुआ। आगे हम सभी देखने वाले हैं विद्युत शक्ति को। तो देखेंगे विद्युत शक्ति ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत वर्तमान विश्व में विद्युत के प्रति व्यक्ति का उपयोग के विकास से एक सूचकांक माना जाता है। प्रवाहमयी जल के स्रोत से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं हमारा जल विद्युत शक्ति क्या होता है। तो प्रवाहमय जल स्रोत के उत्पन्न शक्ति को हम सभी जल विद्युत जो है हम सभी कहते हैं। आगे देखेंगे जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊष्मा या देखेंगे उपयोग किया जाता है तो उसे ताप पर जो है विद्युत कहते हैं। और इसके अतिरिक्त विद्युत के उत्पादन में और देखेंगे खनिजों का विखंडन भी किया जाता है, जिसके परमाणु का देखेंगे विद्युत भी कहा जाता है। यह भी ताप विद्युत के रूप में है। तो यहाँ पर विद्युत शक्ति को समझे। आगे हम सभी जो है जल विद्युत को समझते हैं। आखिर जल विद्युत क्या होता है। तो परंपराओं से जल का प्रयोग शक्ति संसाधन के रूप में किया जाता है। फर्म से ही जल ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पवन चक्की द्वारा चलाई जाती है।
किंतु 20वीं सदी में देखेंगे सीमेंट, डायनोम तथा जो है पाटरलैंड सीमेंट द्वारा नदियों को बांध की प्रक्रिया का आविष्कार ने जल विद्युत विकास को तीव्रतर बना दिया और जल का जो है अक्षयशील एवं और देखेंगे नवीकरणीय संसाधन जिससे देखेंगे उत्पन्न प्राकृतिक प्रदूषण मुक्त होती है। जल विद्युत उत्पादन से देखेंगे सदावाहिनी नदी के प्रचुर जल की राशि, नदी मार्ग में डाल जल का जो है तीव्र वेग, प्राकृतिक जलप्रपात का होना, अनुकूल भौतिक दिशाएं जैसे पर्वतीय एवं हिमालयकृत क्षेत्र में पाया जाता है। इसके उत्पादन की आर्थिक जैसे दिशा हमारा संघनन, औद्योगिक विकास, वाणिज्यिक विकास एवं देखेंगे अबाध क्षेत्र जैसे बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन साधन, प्राविधिक ज्ञान एवं जो ऊर्जा अन्य स्रोत जो मुख्य प्रमुख है। तो जल विद्युत के बारे में आप सभी सब जरूर ध्यान रखिए। आगे हम सभी देखेंगे भारत में सन 1857 में दार्जिलिंग के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कब जो है प्रथम हमारा किया गया था जल विद्युत संयंत्र। तो 1857 ईस्वी में, कहाँ पर, तो दार्जिलिंग में प्रथम है। आगे देखेंगे इसके बाद कर्नाटक में शिवम देखेंगे मुद्रण के कावेरी नदी पर जल प्रवाह के दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई 1930 तथा पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में जो है जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हो चुकी। 1947 तक भारत में 508 जो है मेगावाट बिजली उत्पादन जो है जाने लगी। इसके पश्चात देखेंगे स्वतंत्र भारत के पंचवर्षीय योजना तहत इस दिशा में संग्रहण प्रयास किए गए और कई बहुउद्देशीय जो परियोजनाओं को जो है संचालित किया गया ताकि जो विद्युत शक्ति का समुचित और जो है शीघ्र विकास हो। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं। 1947 तक देखेंगे तो 588 जो देखेंगे 508 मेगावाट जो हमारा बिजली उत्पादन की जा सकी और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो है बढ़ाने का काम किया इसमें और बहुउद्देशीय परियोजना के तहत देखेंगे विद्युत शक्ति का जो है किस प्रकार समुचित विकास हो गया। आगे देखेंगे वितरण एवं जो मुख्य जल जो है विद्युत परियोजना है। तो नदी पर जो है बाजार बनाकर ऐसे उपाय करना जिससे जो है सिंचाई के साथ बिजली उत्पादन, पान, बिजली बाढ़ की जो है रोकथाम करके मिट्टी का कटाव रोकना, मछली पालन, नहर के निर्माण द्वारा निर्यात की सुविधा बढ़ाना और पर्यटन उद्योग हेतु अनेक स्थानों का निर्माण आदि जो है उनके लाभ के साथ साथ यही देखेंगे किया जा रहा है। ऐसी परियोजना बहुमुखीय देखेंगे बहुधुंधी एवं या बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। भारत में ऐसे मुख्य परियोजना का अध्ययन जो है जल शक्ति के वितरण पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पर आप सभी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये जो है ग्रीन बॉक्स है इसको जरूर याद रखिए। जिसमें देखेंगे सबसे पहला जो हमारा भाखड़ा नाल परियोजना है इसको समझते हैं। सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक जो है हमारा भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ 4 देखेंगे शक्ति गृह बनाए गए हैं। यह एक भाखड़ा में 2 देखेंगे गंगोवल और जो है एक कोटला स्थापित होकर जो है 7 लाख किलोवाट देखेंगे विद्युत उत्पादन एवं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर देखेंगे इस सभी में देखेंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य कृषि के उद्योगों में हम देखेंगे क्रांतियों के परिवर्तन लाए गए हैं। तो पहला हम सभी जो है भाखड़ा परिणाम को समझ चुके हैं। दूसरा जो हमारा है दामोदर घाटी परियोजना, इसको समझते हैं। तो इस परियोजना दामोदर नदी घाटी भयंकर बाढ़ के झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ जो है तेतुलिया, मेथन, कोनार और जो है पंचेट पहाड़ी में बांध बनाकर जो है 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने का सहायक है और यह इसका लाभ बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को प्राप्त है। इस परियोजना का नाम निगम द्वारा जो है ताप विद्युत भी उत्पादन किया जाता है। तो हमारा जो दामोदर है इसके तहत देखेंगे तो 1300 जो है मेगावाट किया जाता है। तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है। आगे देखेंगे कोसी परियोजना क्या है। तो उत्तर बिहार का जो है अफिसाफ कोसी नदी का देखेंगे हनुमान नगर नेपाल का बांध बनाकर दूध देखेंगे हम सभी 20,000 किलोवाट जो है बिजली उत्पादन किया जाता है, जिसकी आधी बिजली नेपाल तथा शेष बिहार को प्राप्त होता है। तो कोसी परियोजना हमारा समझ चुके हैं। बिहार का जो है यह अभिशाप नदी कहा जाता है कोसी को और यह शोक भी कहा जाता है। देखेंगे नेपाल में यह बांध बनाया गया जिसमें जो है 20,000 देखेंगे तो किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें आधा बिजली जो है नेपाल को जाता है, बाकी जो आधा है हमारे बिहार को आता है। चौथा देखेंगे रिहिंद जो परियोजना है इसको समझते हैं। तो सोन नदी देखेंगे हम सभी, सोन की सहायक नदी रिंद उत्तर प्रदेश में देखेंगे 934 मीटर लंबा बांध और इसके कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ देखेंगे पदन सागर का निर्माण कर बिजली उत्पादित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलो वाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता। यहाँ बिजली का उपयोग जो है रेणुकूट अल्मुनियम उद्योग, चूक देखेंगे चूकी के सीमेंट उद्योग, मध्य प्रदेश देखेंगे भारत के रेल मार्गों में विद्युत
देखेंगे विद्युतकरण तथा जो हजारों नलकूपों में किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी समझे रेंज में कितना होता है, तो 934 मीटर ये जो लंबा बांध है और 30 लाख जो है किलोवाट जो हमारा यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। और यहाँ पर देखेंगे अनेक जो भी छोटे मोटे जो फैक्ट्री है, बड़े बड़े फैक्ट्री, उस जगह पर यहाँ पर क्या किया जाता है, भेजा जाता है इस बिजली को। साथ में जो रेल जो मार्ग है उसमें भी लाया जाता है। आगे देखने वाले हम सभी हीराकुंड परियोजना क्या होता है, तो देखेंगे महानदी में उड़ीसा में विश्व का सबसे लंबा बांध देखो कि कितना है, 4801 मीटर है, बनाकर 2.7 लाख किलोमीटर जो है किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योग में जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे हीराकुंड कितना लंबा है, तो 4801 देखेंगे तो मीटर लंबा है। इसमें देखेंगे तो लगभग 2,70,000 देखेंगे तो लाख हमारा किलोवाट जो है बिजली का उत्पादन होता है। और यह देखेंगे उड़ीसा एवं इसके आसपास जो भी क्षेत्र है यहाँ पर इसको भेजा जाता है और मुख्य रूप से कृषि एवं उद्योग में जो इसका प्रयोग किया जाता है। छठा देखिएगा हमारा जो है चंबल देखेंगे घाटी परियोजना, इसको देखिए हमारा चंबल देखेंगे तो नदी जो है राजस्थान में 3 बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा में स्थापित 3 जो है शक्ति गृह की स्थापना कर 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। इसके देखेंगे राजस्थान मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। तो चंबल से 2 राज्य को मिलता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें जो देखेंगे तो 3 जो बांध बनाया गया था, जिसमें हमारा गांधी सागर देखेंगे, राणा प्रताप सागर और कोटा में ये सभी स्थित है। यहाँ से जो है 2 लाख क्या किया जाता है, तो मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब देखेंगे तुंगभद्रा परियोजना क्या है, तो यह किस नदी के सहायक नदी तुंगभद्रा देखेंगे, तंगभद्रा देखेंगे हमारा कर्नाटक में अवस्थित दक्षिण भारत के सबसे बड़ी देखेंगे नदी घाटी परियोजना है, जो कि हमारा कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार है। इसकी बिजली का उत्पादन 1 लाख किलोवाट है तथा जो सिंचाई के साथ साथ सैकड़ों छोटे बड़े उद्योग में बिजली की आपूर्ति की जाती है। तो तुंगभद्रा का आप सभी समझ चुके हैं। मुख्य रूप से जो हमारे ये 2 राज्य में चलता है, किस किस में, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इसकी कैपेसिटी कितना है, तो 1 लाख जो हमारा किलोवाट बिजली का उत्पादन करता है। आगे हम सभी देखने वाले हैं सारवती नदी परियोजना क्या है, तो देखेंगे कर्नाटक के पश्चिम घाट की सारवती नदी का जो प्रपात के पास 2160 मीटर जो है लंबा एवं 62 मीटर जो ऊंचा बांध बनाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर जो है 13 लाख किलोवाट करने की योजना है। इसके जो है लाभान्वित राज्य कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। तो देखेंगे अभी तक का सबसे बड़ा यही है सारवती नदी, जो कि देखेंगे बहुत सारे राज्य में इससे लाभान्वित है, कर्नाटक, केरल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इससे कितना उत्पादन होता है, तो 13 लाख जो है किलोवाट। साथ में देखेंगे यह जो हमारा जोग प्रताप के पास है, जो कि कितना मीटर है, तो 2160 मीटर है लंबा और साथ में जो है 62 मीटर जो ये ऊंचा है। तो यहाँ तक आप सभी समझ चुके हैं। आगे हम सभी समझेंगे ताप शक्ति क्या है। तो देखेंगे ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग करता है। ये जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है तथा यह जो है समय संसाधन भी है। तो आप सभी ताप शक्ति को समझे। इसका जो है किस किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, तो हमारा जो है ताप शक्ति देखेंगे संयंत्रों में ताप विद्युत का उत्पादन करने में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस में उपयोग किया जाता है। और ये जो है जीवाश्म ईंधन भी इसे कहा जाता है। और यह देखेंगे पूछा जाएगा शक्ति जो ताप शक्ति किस प्रकार के संसाधन है, तो समय संसाधन है, जरूर ध्यान रखना है। ये जल विद्युत की जो है भांति प्रदूषण रहित है। भारत में 1957-58 तक जो है ताप विद्युत का उत्पादन 64,000 मेगावाट हुआ, जो कि 33.6 अरब यूनिट के बराबर है। 2004 तक देखेंगे बढ़कर जो है 78,000 देखेंगे 7,84,921 मेगावाट हो गया और 467 बिलियन यूनिट के बराबर है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा जो है देश का अधिकतर ताप जो है विद्युत शक्ति का उत्पादन कार्य करते हैं। आप सभी यहाँ समझे। आगे हमारा जो है परमाणु शक्ति क्या है, तो जब उच्च अणुभर वाले परमाणु जो है खंडित होते हैं तथा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो इसमें देखेंगे इलेनाइट, वेंडिनियम और एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मेजाजाइट आदि जो है आणविक हमारा तो खनिज है। भारत में मेनाजाइट केरल राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि तटीय क्षेत्र में जो है प्राय है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा कच्चा माल है, विभिन्न प्रकार के देखेंगे प्राचीन सेलों से प्राप्त किया जाता है। इसे जो पिंच वलैंड मुख्य है, जिसमें 50 से 80% यूरेनियम पाया जाता है। भारत में यूरेनियम विशाल भंडार झारखंड के जादूगोरा में है। 57 किलो जो है मीटर लंबी पट्टी में फैली है। मेघालय के जयंतिया पहाड़ी में इसके पर्याप्त भंडारण है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। साथ में इलेनाइट का भंडारण केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्थित है। ये खनिज देखेंगे समुद्री तट बालू में पाए जाते हैं और वेनेडियम झारखंड और उड़ीसा में मिलता है। तो यहाँ पर समझिए किस राज्य में जो है कौन सा खनिज मिलता है,
साथ में देखेंगे भारत में 1955 में प्रथम जो आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य है उद्योग एवं कृषि की बिजली प्रदान करना। देश के अभी तक 6 परमाणु जो है विद्युत गृह स्थापित हो चुके हैं। तो आप सभी समझ चुके हैं, क्वेश्चन बनेंगे कितना जो है देश में अभी तक जो है विद्युत गृह स्थापित है, ध्यान रखना है 6 है। इसमें पहला हमारा तारापुर परमाणु विद्युत गृह है। तो देखेंगे यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यह जो है जल उबालने वाला 2 परमाणु भट्टियां हैं, जिसमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है। यहाँ आप देखेंगे अब यहाँ यूरेनियम के स्थान पर देखेंगे थेरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किए जाते हैं। क्यों उत्पादन किए जा रहे हैं? क्योंकि भारत जो है थेरियम के भंडार में काफ़ी समृद्ध है। दूसरा जो हमारा है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। तो यह राजस्थान में कोटा में स्थापित है। यह जो है चंबल नदी के किनारे जिससे जल प्राप्त किए जाते हैं। यह बिजली पर जो है कनाडा के सहयोग से बना है। इसके उत्पादन की क्षमता जो है 100 मेगावाट है। फिलहाल 235 मेगावाट की जो है नई इकाई में भी शुरुआत कर दी गई है। तीसरा देखिएगा हमारा जो है कलपक्कम जो है परमाणु विद्युत गृह घर कहाँ पर है? तो देख लीजिए तमिलनाडु में स्थित यह जो परमाणु गृह स्वदेशी प्रयास से बना है। यहाँ पर 335 मेगावाट के 2 रिएक्टर क्रमशः 1983 और 1985 में कार्य करना शुरू कर दिया गया है। आगे हम सभी देखेंगे नरोरा जो हमारा परमाणु विद्युत गृह घर है, यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। यहाँ जो है 235 मेगावाट की क्षमता जो है 2 रिएक्टर में है। साथ में जो है बकरापारा परमाणु विद्युत गृह तो गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित परमाणु विद्युत गृह घर है। 1952 में विद्युत उत्पादन आरंभ किया था। और केंगा परमाणु विद्युत गृह घर यह कर्नाटक राज्य के जो जगवार जिले में स्थित है। साथ में देखेंगे कूरनकुलम परमाणु विद्युत गृह घर। तो यह परमाणु विद्युत गृह निर्माण रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह के निकट चलाया था। अभी जो है निर्माण देखेंगे निर्माणाधीन है और यह 2010 के मध्य जो उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है। आगे देखेंगे गैर पारंपरिक और शक्ति के स्रोत। देखेंगे हम लोग अधिक दिनों तक पारंपरिक शक्ति के साधनों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यह जो है सामयिक संसाधन है। अतः गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन ऊर्जा के विकास से बहुत ही अधिक आवश्यकता है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के बायोगैस ऊर्जा देखेंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय एवं तरंगीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा महत्वपूर्ण है। भारत में इस समय विश्व का ऐसा देश है जिसमें ऊर्जा नवीकरणीय गैर पारंपरिक स्रोत का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास के लिए है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत देखेंगे तो सौर प्रथा प्रदूषण मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर हम सभी जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है इसका जो है अधिक दिन तक यह नहीं मिल सकता है, क्योंकि यह जो एक समाप्त हो जाएगा, एक बार इसको यूज कर लेते हैं तो दोबारा प्राप्त नहीं होता है। तो अभी जो हमारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है इस सभी में देखेंगे, जिसमें देखेंगे हम सभी बायोगैस हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सभी महत्वपूर्ण है। इसमें देखेंगे तो ना तो प्रदूषण होता है, ना ही इसके जो है समाप्त होने की खतरा है। तो इसमें देखेंगे भारत जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसमें सबसे पहले हम सभी सौर ऊर्जा को देखेंगे। तो जब फोटोवोल्टाइक सेलों से विसरित सूर्य की किरणों से ऊर्जा से परावर्तित किया जाता है और सौर ऊर्जा का उत्पादन यह कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में आसमान के कारण अन्य ऊर्जा स्रोत का अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक है। यह सामान्यतः जो हीट्रो कूलर्स, प्रकाश आदि उपकरण से अधिक उपयोग की जाती है। और भारत में पश्चिमी भागों गुजरात, राजस्थान सौर ऊर्जा में अधिक संभावनाएं हैं। आगे देखते हैं हम सभी पवन ऊर्जा। तो देखेंगे पवन ऊर्जा जो है चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन ऊर्जा की गति से चलती है, टारबाइन के चलने से इस गति देखेंगे इससे गति जो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। यहाँ मानसून एवं पछुआ पवनों में देखेंगे ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखें स्थानीय पवन, स्थलीय एवं समुद्री समूहों में जो है विद्युत उत्पादन का प्रयोग किया जा सकता है। आगे आप सभी देखेंगे भारत में हमारा जो है पवन ऊर्जा विकास के लिए बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना तैयार करी है, जिसके अंतर्गत 300 वायु चलित टारबाइनों की विशेषताएं सागर तटीय क्षेत्र 1200 अनुकूल स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। देश का पवन ऊर्जा की संभावित उत्पादन 50,000 मेगावाट है। मार्च 2006 तक भारत में देखेंगे 5,340 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा चुका है। पवन ऊर्जा जो तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक देखेंगे अनुकूल परिस्थिति विद्यमान है। गुजरात के कक्ष में लंबा पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। दूसरा संयंत्र तमिलनाडु के
तो देखेंगे तूतीकोरिन में स्थित है। तो देखेंगे हमारा जो ये पवन ऊर्जा है किस प्रकार जो होता है, तो जिस साइड हमारा ये जो हवा चलता है इस तरह लगा रहता है और ये जो है चारों साइड जो है घूमते रहता है, यह जो हमारा यहाँ से जो है विद्युत उत्पादन होता है। 2006 में देखेंगे तो लगभग जो है कितना, तो 5340 मेगावाट पानी जो है बिजली का उत्पादन किया जा चुका है। आगे हम सभी देखेंगे ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा क्या है, तो समुद्री ज्वार तथा तरंगों में जल देखेंगे गतिशील रहता है, अंत इसमें अपार ऊर्जा रहती है और अनुमान है कि भारत में जो है 8000 से 9000 मेगावाट देखेंगे संभव ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल है। यहाँ 70,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद जो है कक्ष की खाड़ी में 1000 मेगावाट तथा सुंदरवन में 100 मेगावाट के स्थान है। तो आप सभी समझे ज्वारीय एवं तरंग का क्या महत्व है, कैसे प्राप्त किया जाता है। यह मुख्य रूप से जो समुद्री ज्वार आता है इससे प्राप्त किया जाएगा। आगे भूतापीय ऊर्जा, तो यह ऊर्जा भूमि के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है। जब भूवार्ग से गेमा निकलता है तो अपार ऊर्जा नियुक्त होती है और गोजुर कूपों से निकलने वाला जो गर्म जल तथा गर्म झरने की शक्ति प्राप्त किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में मानकीकरण भूतापीय संयंत्र स्थापित था। दूसरा जो लद्दाख के जो है दुर्ग घाटी में स्थित है। तो आप सभी हमारा समझे ये जो हमारा है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, तो ऐसे प्राप्त किया जाता है। आगे हम सभी देखेंगे बायोगैस एवं जैव ऊर्जा। तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि अपशिष्ट, पशुओं के मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है। वस्तुतः जैविक पदार्थों का अपघटन से गैस उत्पन्न होती है। पशु के गोबर से गैस तैयार करने वाला संयंत्र को भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इससे किसानों को ऊर्जा तथा उर्वरक की प्राप्ति होगी। जैविक पदार्थ से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। कृषि अवशोषण नगर पालिका देखेंगे आगे हमारा औद्योगिक एवं जो है अनवशिष्ट पदार्थों से जैविक जो है पदार्थ का उदाहरण है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, खाने पकाने के लिए गैस को जो है परिवर्तित किया जा सकता है और इसे कूड़ा करवट का सफाया एवं पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या का भी हल की जा सकती है। कचरे से ऊर्जा बदलने की एक परियोजना दिल्ली में जो अखोला शुरू की गई है। तो आप सभी देखिए हमारा जो बायोगैस कैसे प्राप्त होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हमारा कुछ अपशिष्ट है, पशुओं के जो भी हमारा गोबर है, इसको जो एक टंक में इस तरह देकर उसके बाद इसको जो छोड़ दिया जाता है थोड़ा दिन, इससे जो गोबर गैस प्लांट के नाम से जानते हैं। और इससे जो भी हमारा जैविक उत्पादन भी होता है और इससे जो है खाना बनाने वाला गैस, इससे विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये सभी जो है प्राप्त किया जा सकता है, परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो ये जो हमारा दिल्ली में जो है स्टार्ट किया गया था। आगे देखेंगे हम सभी लास्ट टॉपिक है हमारा शक्ति संसाधन के संरक्षण किस किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो ऊर्जा संकट एक विश्वव्यापी समस्या का रूप से ले चुका है। इस परिस्थिति में समस्या का समाधान एक ही दिशा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पहला हमारा ऊर्जा के प्रयोग मध्यवर्तीता देखेंगे। तो ऊर्जा संकट से बचने के लिए प्रथमतः ऊर्जा के उपयोग में मध्यवर्तीता बरतनी चाहिए। इसके लिए जो है तकनीकी विकास आवश्यक है। ऐसे मोटर गाड़ियों का निर्माण करें जो कम तेल ज़्यादा चलते, अनावश्यक बिजली का उपयोग पर रोक। हम ऊर्जा की बचत पर बड़े स्तर पर करा जा सकते हैं। तो कैसे हम जो है शक्ति को बचा सकते हैं, तो पहला यह जो है सबसे पहले इसमें हमें तो इसके लिए जो है तकनीकी सहायता लेना होगा। इसमें ऐसे मोटर गाड़ी को निर्माण करें जिसमें जो है तेल कम लगे और ज़्यादा चले। अनावश्यक हम सभी बिजली को जो उपयोग करते हैं इस पर रोक लगाए और इससे जो है बचत ज़्यादा होंगे। दूसरा हमारा ये जो है ऊर्जा के नवीन स्रोतों की खोज। ऊर्जा संकट समाधान के देखेंगे दिशा पारंपरिक ऊर्जा के नए क्षेत्र का अवशोषण किया जाए। इस दिशा में भारत 1970 के बाद काफ़ी तेजी आई है और अनेक नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का भंडारण का पता लगाया जा चुका है। अरब के सागर, कृष्ण गोदावरी क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र आदि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्रोत प्राप्त किए जिसके सुदूर संवेदी सूचना प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। तो आप सभी दूसरा याद रखिएगा ऊर्जा के जरूरी नवीन स्रोतों की खोज किस प्रकार कर रहे हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर देखेंगे भारत में सुदूर संवेदी जो है सूचना प्रयोग किया जा रहा है जिससे जो ज़्यादा इससे जानकारी प्राप्त हो। तीसरा देखेंगे ऊर्जा के नवीन जो वैकल्पिक संसाधन है इसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए। तो वैकल्पिक ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक दोनों की समिति है। इसमें कुछ तो सततः नवीकरणीय है और समापनीय है। आज वैकल्पिक ऊर्जा जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय, जैव भूतापीय, सौर ऊर्जा आदि का विकास उपयोग करना शक्ति संसाधन को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। यही जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग में प्रदूषण, स्वास्थ्य एवं जो है जलवायु परिवर्तन की आकांक्षा प्रबल हो गई। अतः इसके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत हमें जो अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर तीसरा समझ चुके हैं किस प्रकार जो ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक संसाधन जो है इसको हमें यूज करना चाहिए। अंतिम देखिएगा चौथा हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो ऊर्जा संकट को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। विश्व के सभी राष्ट्रों आपसी में भेदभाव को भुलाकर ऊर्जा संकट समाधान हेतु देखेंगे आम समिति की नीति का निर्धारण करे तथा आने वाले दिनों में यह विश्व के दुखदायी सिद्ध होगा। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ, सभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज
देखेंगे ओपीईसी का विश्व व्यापार संगठन WTO और दक्षिणी एशियाई 8 देशों का संगठन G8 जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो देखेंगे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है कैसे इसका संरक्षण करना चाहिए, सभी देश जो है किस प्रकार संरक्षण करेंगे इस तरह देखना चाहिए हमें और इस तरह जो है संरक्षण किया जा सकता है। आप सभी का जो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप सभी को बताना है यह वीडियो जो है कैसा लगा लाइन बाय लाइन पढ़कर। बाकी चैनल पर पहली बार हैं तो आप सभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आप सभी से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को एक ही वीडियो में कर लेंगे। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। चाहिए।